used to determine the stick of DNA of an individual. किसी इंसान के डीएनए विशेषता है, इसे जानने के लिए जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. It is used to compare DNA of two individuals. दो लोगों के डीएनए को कंपेयर कर सकते हैं, राइट? जैसे अलग अलग फायदे इसके क्या हैं? पैटर्निटी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए कि एक परिवार में एक बच्चा है, राइट? हमें ये जानना है कि उसके पिता कौन है, उससे जानने के लिए हमें ये पता चल जाएगा. ठीक है जी, राइट? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कहीं कोई क्राइम होता है, कोई चोरी होती है, मर्डर होता है, वहां पे जो सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं उनका डीएनए हम कंपेयर करके देख सकते हैं. किस चीज से कंपेयर करेंगे? जो हमें ब्लड सैंपल या बाल मिले हैं या स्किन पीसेस मिले हैं उस क्राइम वाले सीन से. मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए. सबसे पहली बात, आपने परिभाषा लिख ली. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, technique used to determine characteristics of the DNA of an individual. कौन थे वो वैज्ञानिक जिन्होंने शुरुआत करी इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की? नाम याद रखना है. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय एलेक जेफरीज, राइट? यूनाइटेड किंगडम में एलेक जेफरीज ने. इंडिया में एक अलग वैज्ञानिक रहे हैं जिन्हें फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है. आप ढूंढिएगा जरूर उनका नाम, अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा. ठीक है जी. सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक जो है, यूनाइटेड किंगडम में जिन वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस टेक्निक को हमारे सामने रखा प्रैक्टिकली, वो थे एलेक जेफरीज, राइट जी. नाउ अब आप देखिए स्क्रीन पे जरा. पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, एग्रीड है ना? अलग अलग स्किन कलर है, अलग अलग हाइट है, कई तरह की वेरिएशंस हमें ह्यूमंस में देखने को मिलती हैं. किन्हीं भी दो लोगों का डीएनए 100% सेम नहीं होता है. तो कितने प्रतिशत अंतर होता है? डीएनए दो लोगों का कितने परसेंट डिफर करता है? क्या 50% डिफरेंट है, 5%, 10%, 2%, राइट? और वो नन्हा सा अंतर या वो थोड़ा सा अंतर ही कितना अलग स्वरूप दिखा देता है? जानते हैं जिस बात को? कंपेयर द डीएनए ऑफ एनी टू पीपल, राइट जी? पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में कोई दो लोग रैंडमली हम चुन लेते हैं, उनका डीएनए कंपेयर करते हैं, राइट जी? तो नतीजा क्या मिलता है भाई? मैच हो रहा है डीएनए पर्सन ए, डीएनए पर्सन बी. मैच 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 करते करते हमें पता चला 99.9% डीएनए सेम है. तो भाई अंतर कितना है? सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल 0.1%. इतना सा डिफरेंस स्वरूप को कितना डिफरेंट कर देता है. किसी का कॉम्प्लेक्शन डार्क है, किसी का कॉम्प्लेक्शन लाइट है, किसी की हाइट ज्यादा है, किसी की हाइट कम है, किसी की आंखों का रंग नीला है या किसी का काला है या भूरा है, बालों का पैटर्न डिफरेंट है, बालों का रंग डिफरेंट है. कितनी सारी वैरायटी पाई जाती है ह्यूमंस में. नॉट ओनली ह्यूमंस में, ऑफ कोर्स अदर इंडिविजुअल, अदर ऑर्गेनिजम्स में भी सेम चीज है. ठीक है जी. नाउ मैंने कहा कि पूरे विश्व में किन्हीं भी दो लोगों का डीएनए यदि आप कंपेयर करते हैं तो 99.9% सिमिलैरिटी मिलेगी और केवल 0.1% डिफरेंस मिलता है. What consists of this 0.1%? सवाल ही उठता है कि वो जो 0.1% का अंतर है, क्या है वो अंतर? वो 0.1% क्या है? नाउ सुनिए, डीएनए के बारे में काफी सारी बातें हम जान चुके हैं. डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है. हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का हमने पढ़ा है, 2 स्ट्रैंड्स हैं जी, राइट?
एंटी पैरेलल, 3 प्राइम, 5 प्राइम, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। जीन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, टर्मिनेटर, रेगुलेटरी यूनिट ऑफ दैट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड पिछले सेशन में, राइट? याद कीजिए, आपको मैंने रेपिटेटिव सीक्वेंसेस के बारे में भी बताया था। पूरे का पूरा डीएनए जो है उसमें सारे जगह पे जीन्स नहीं है कि स्ट्रक्चरल जीन्स ही हैं जो प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सा डीएनए का पोर्शन जंक डीएनए कहलाता है जो कि प्रोटीन्स के लिए कोड नहीं करता है। ये बात भी पता है आपको, ठीक है जी? अब आप देखिए, मैंने डीएनए का एक सेगमेंट दिखाया, 5 प्राइम एंड दिख रहा है आपको, 3 प्राइम एंड दिख रहा है, राइट? नाइट्रोजनस बेसिस की ये एक भाषा उसके ऊपर लिखी है, सी टी सी ए टी जी, है ना? देख पा रहे हैं? ए टी जी सी तो याद है ना, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन, और अगर आरएनए होता तो यूरेसिल। चलो सुनो, रेपिटेटिव सीक्वेंस क्या होते हैं डीएनए में। यदि आप पूरे डीएनए को देखें तो आपको कई जगहों पे ऐसे हिस्से नजर आएंगे जहां पे एक पर्टिकुलर वे में नाइट्रोजनस बेसिस रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ए टी जी, ये 3 अल्फाबेट्स ए टी जी, उसके बाद ये रिपीट हुए ए टी जी, फिर से रिपीट हुए ए टी जी, ए टी जी, ए टी जी। कितनी बार रिपीट हो गए? 5 बार, है ना? ये रिपीटेड सीक्वेंस कहलाया। ओके, पढ़ते हैं क्या है जी? रेपिटेटिव नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। ध्यान रखिएगा बेटा, ये किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रहे, ये रेपिटेटिव नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है that form a part of the introns। याद कर लीजिए, हमने पढ़ा था यूकैरियोट्स के केस में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, कैपिंग ऑफ द मैसेंजर आरएनए, टेलिंग ऑफ द मैसेंजर आरएनए, स्प्लाइसिंग, लाइगेशन, इंट्रॉन, एक्सॉन, एक्सॉन्स एक्सप्रेस्ड, इंट्रॉन्स गो इनटू द ट्रैश। याद आई बात? नाउ सुनो, repetitive non-coding sequences that form a part of the introns, they are responsible for 0.1% of the variation exhibited by human individuals। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि भाई 99.9% डीएनए तो सिमिलर है, 0.1% अलग है, वो क्या है? वो जो अलग है वो रिपीटेड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है, राइट जी? क्लियर है ना? अब दो इंसानों को लेके चलते हैं। मान लीजिए मैं डॉक्टर सचिन और आप मेरे स्टूडेंट, किसी भी रैंडम स्टूडेंट को ले लेते हैं। मान लीजिए आप में से किसी का नाम चिराग है, चलो जी। सो पर्सन 1 हमने ले लिया भाई सचिन कपूर, राइट? तो मेरे पास एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, है ना, हम ह्यूमंस में 2n = 46 है, मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तो 5 रिपीट्स हमें मिले हैं डीएनए के सेगमेंट में, एटीजी, एटीजी, एटीजी 3 बार हो गया, फिर एटीजी 4, एटीजी 5, राइट? पर्सन 2, अब हम आपकी बात कर लेते हैं, चिराग की बात कर लेते हैं, उसके पास 7 रिपीट्स, राइट? वही एटीजी, एटीजी, एटीजी 3, 4, 5, 6, 7। तो इसमें, इस सेकंड पर्सन में, चिराग में, या कोई भी नाम लगा लीजिए आप में से किसी का भी, वहां पे वो चीज 7 बार रिपीटेड है। पर्सन 1 में 5 बार रिपीटेड है, पर्सन 2 में 7 बार रिपीटेड है। तो ये डिफरेंस हो गया ना, राइट? नाउ द नंबर ऑफ रिपीट्स, कॉपी नंबर, कि भाई कितनी बार रिपीट हुआ है, it differs from person to person, from Sachin to Chirag, it is different. The number of copies in different chromosomes in an individual is also different. अलग अलग क्रोमोसोम्स में भी ये चीज डिफरेंट है। ये तो हमने क्रोमोसोम 1 की बात करी, मान लो मेरा क्रोमोसोम 2, आपका क्रोमोसोम 2 कंपेयर करा जाए, वहां भी अंतर मिलेगा। मेरे आपस के क्रोमोसोम्स में भी डिफरेंसेस है, राइट जी?
in the overall genome it will be constant for all the cells in an individual. क्लियर हुआ? अभी तक मोटी मोटी बात आप क्या समझे? 99.9% डीएनए सबका सिमिलर होता है, 0.1% डीएनए ऐसा है जिसमें अंतर है, डिफरेंसेस हैं, और वो 0.1% एक्चुअल में स्ट्रक्चरल जीन्स नहीं है, वो वाली बात नहीं हो रही, ये नॉन कोडिंग रिपीटेड सीक्वेंसेस की बात हो रही है. ठीक है, चलो आगे बढ़े. नाउ ये रिपीटेड सीक्वेंसेस अगर हमें स्टडी करने हो डीएनए में तो भाई हम कैसे करते हैं? देखो, लंबा चौड़ा प्रोसीजर है. आगे आने वाले चैप्टर्स में हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है, उसमें कंप्लीट प्रोसीजर समझाया जाएगा आपको कि किसी सेल में से डीएनए कैसे निकाला जाता है. कुछ टेक्निक्स तो इतनी सिंपल है कि घर में मौजूद सामान इस्तेमाल करके भी कुछ थोड़ा बहुत चीजें किचन में से लेंगे, थोड़ी बहुत चीजें और चाहिए होंगी और हम डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं. चाहे एक बनाना लीफ में से, केले के पत्ते में से, चाहे एक स्ट्रॉबेरी ले लीजिए, वहां से डीएनए अलग कर सकते हैं. आई विल एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसीजर, कैसे सेल को तोड़ना है, कौन से एंजाइम्स यूज करने हैं, किस प्रकार से हमें चिल्ड इथेनॉल डाल करके और स्पूलिंग टेक्निक से डीएनए अलग करना होता है. दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? वो हम बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए आइसोलेशन का कंप्लीट प्रोसीजर पढ़ेंगे. चलो मान लीजिए डीएनए मैंने आइसोलेट कर लिया, ह्यूमन डीएनए आइसोलेटेड. कहां से आइसोलेट करें? कई सारे सोर्सेज हो सकते हैं, राइट? हमारी चीक के जो सेल्स हैं वहां से ले सकते हैं. इसके अलावा सेमिनल फ्लूइड, सीमेन सैंपल, स्पर्म्स हैं, वहां से ले सकते हैं. ब्लड के ड्रॉप में से ले सकते हैं, डब्ल्यूबीसीज हम यूज करेंगे. बालों की जड़ें जो हैं, हेयर फॉलिकल्स, वहां से भी ले सकते हैं. सो हमने डीएनए आइसोलेट कर लिया और हमारे पास एक मशीन होती है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, या सिंपली सेंट्रीफ्यूज. सेंट्रीफ्यूज मशीन में ट्यूब्स में हमने डीएनए सैंपल डाला और उसे एक पर्टिकुलर स्पीड पे उन सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब्स को रोटेट करा. बायोटेक्नोलॉजी लैब्स में ये इंस्ट्रूमेंट होता है. ठीक है ना? एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक, एक पर्टिकुलर स्पीड पे जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन को रन करते हैं, फिर हम उसे रोक देते हैं. सो हम देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में हमें दो अलग अलग तरह के बैंड्स नजर आ रहे हैं. हैवियर बैंड, हैवी है तो नीचे सेटल हुआ, लाइटर बैंड ऊपर सेटल हुआ. सो दो अलग तरह के बैंड्स में. पढ़ते हैं क्या लिखा है. If we perform density gradient centrifugation, कि डेंसिटी के अनुसार वो चीज सेटल करें. If we perform density gradient centrifugation of the human DNA, two distinct bands are obtained. जो कि आपने देखे, जो लाइटर बैंड है, जो हल्का बैंड है, consists of repetitive sequences also called satellite DNA. लाइटर वाले में यहां पे ये वाली चीज की बात हो रही है, इसमें क्या है, रेपिटेटिव सीक्वेंसेस हैं जिनका नाम हमने रख दिया सैटेलाइट डीएनए. सैटेलाइट का मतलब है फॉलो कर रही है कोई चीज किसी को. सैटेलाइट घूमती है ना, फॉलो करती है. द हैवियर बैंड विल हैव नॉन रेपिटेटिव सीक्वेंसेस. तो जो हैवियर वाला बैंड है इसमें नॉन रेपिटेटिव सीक्वेंसेस हैं और इसमें रेपिटेटिव सीक्वेंसेस हैं लाइटर बैंड में. ठीक है, एक मोटे तौर पे ये बात आपको समझ आई. नाउ इधर देखिए, अमाउंट ऑफ डीएनए मेजर्ड बाय एब्जॉर्बेंस. एब्जॉर्बेंस टेक्निक से हम डीएनए को मेजर करें तो हमें दो पीक्स मिलते हैं. ग्राफिकली अगर हमने रिप्रेजेंट करा उस चीज को, हमें दो पीक्स मिले. एक तो बल्क डीएनए जो ज्यादातर है, और एक छोटा पीक मिला हमें सैटेलाइट डीएनए का. देखो पहले बल्क डीएनए आया, उसको फॉलो कर रहा है ना सैटेलाइट डीएनए, उसके बाद आ रहा है. ठीक है जी, क्लियर है? बल्क डीएनए, सैटेलाइट डीएनए. नाउ व्हाट इज दिस सैटेलाइट डीएनए? ह्यूमन डीएनए को डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करने के पश्चात हमें सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब्स में दो तरह के बैंड्स मिले, लाइटर एंड हैवियर. लाइटर वाले में रेपिटेटिव सीक्वेंसेस है, सैटेलाइट डीएनए है, और जो हैवियर वाला है वहां नॉन रेपिटेड सीक्वेंसेस है. हाउ कैन वी डिफाइन सैटेलाइट डीएनए? आप भी लिख लीजिए.
highly repetitive DNA sequence. Satellite DNA is highly repetitive DNA sequence that does not code for proteins, जो proteins के लिए कोड नहीं करता, इसी को इस्तेमाल करते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है जी, वो वाला हिस्सा डीएनए का विच इज हाईली रेपिटेटिव और जो प्रोटीन्स के लिए कोड नहीं करता, वही इस्तेमाल हो रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। इतनी बात याद हो गई जी, राइट? नाउ सैटेलाइट डीएनए को हम क्लासिफाई करते हैं किस आधार पे, गौर फरमाइएगा। सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन नंबर 1 लेंथ ऑफ द सीक्वेंस। वो जो सीक्वेंस है वो कितना लंबा है, राइट? क्या ये सीक्वेंस है ए टी जी सी ए टी, है ना, और जी सी, तो ये चार चार का हो गया, रिपीट हो रहा है एटीजीसी एटीजीसी, राइट? जरूरी नहीं है, ये तो ऐसा भी हो सकता है टी 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 जी ए सी, राइट? फिर टी 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 जी ए सी। सो लेंथ ऑफ द सीक्वेंस एंड नंबर 2 द नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट्स, कि ऐसा कितनी बार हुआ, एक बार, दो बार, फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार। एंड थर्ड द बेस कॉम्पोजिशन, की कौन कौन से बेसिस उसका कॉम्पोजिशन में इंक्लूडेड है। इज इट क्लियर? सैटेलाइट डीएनए समझ आ गया था, राइट? सैटेलाइट डीएनए क्या है? वो जो लाइटर पार्ट है जिसमें रिपीटेड सीक्वेंसेस हैं। इस सैटेलाइट डीएनए को ही इस्तेमाल किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक में। और सैटेलाइट डीएनए फर्दर क्लासिफाइड है किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द सीक्वेंस, नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट्स एंड द बेस कॉम्पोजिशन। ओके, नाउ सैटेलाइट डीएनए दो तरह का है। आधार हमने देख लिया था अभी, किस आधार पे क्लासिफाई किया? सैटेलाइट डीएनए टाइप्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स। माइक्रो सैटेलाइट्स, मिनी सैटेलाइट्स, दो शब्द इस्तेमाल करें हमने सैटेलाइट डीएनए के अलग अलग प्रकार लिखते समय। माइक्रो सैटेलाइट्स, मिनी सैटेलाइट्स। माइक्रो का मैक्रो मत करना, यहां पे माइक्रो और मिनी है। अब माइक्रो क्या है जी? 2 to 6 बेस पेयर रिपीटिंग यूनिट्स, 2 से लेके 6 तक बेस पेयर्स है जो रिपीट हो रहे हैं। मिनी में 10 से लेके 100 तक, 10 to 100 बेस पेयर्स रिपीटिंग यूनिट्स। ठीक है जी? माइक्रो में क्या है? 2 से 6, मिनी में 10 से 100। माइक्रो सैटेलाइट्स में आएगा शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। ये टेंडम वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टेंडम का मतलब है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में वो चीज रिपीट होती जा रही है, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। मिनी में वी हैव वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। VNTR फुल फॉर्म क्या है? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। जो वेरिएबल नंबर है, राइट जी, वो रिपीट कर रहा है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। सो माइक्रो सैटेलाइट एंड देन मिनी सैटेलाइट, डिफरेंस समझ आ गया? ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। अब गौर से सुनिएगा, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, एक तो मैंने कहा था कि साइज ज्यादा होगा, राइट जी, रिपीट यूनिट साइज ज्यादा है। यहां पे हमने 60 से 100 बेस पेयर्स ले लिया। और कितनी बार रिपीट हुआ है ये? इट इज रिपीटेड 4 टाइम्स, एज यू कैन सी 1 2 3 4। और ये येलो येलो हिस्सा क्या है? यही तो बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस ही तो है इसमें। 100 तक भी हो सकते हैं, जैसे ए टी जी सी ए टी जी सी ए टी 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 जी सी, ऐसे करके। और फिर ये सारी की सारी चीज एज इट इज रिपीट 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 होती जा रही है। सो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। शॉर्ट टेंडम रिपीट्स क्या है भैया? शॉर्ट, छोटा वाला। रिपीट यूनिट साइज 2 से 6 बेस पेयर्स, 2 से 6 बेस पेयर, छोटा है। यहां पे हमें दिखा कि भैया 8 बार रिपीटेड है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहां पे हमने दिखा दिया कि भाई ये चीज 20 बार रिपीटेड है। शॉर्ट
tandem repeats and then variable number tandem repeats. क्लियर हुई ये बात? नाउ टेंडम का मतलब क्या है यहां पे? टेंडम मीन्स वन आफ्टर द अनदर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, दैट इज व्हाट इज रेफरिंग टू टेंडम. इफ देर इज अ ब्रेक देन इट इज नॉट अ टेंडम रिपीट. अगर कहीं पे बीच में रुकावट आ गई, कोई ब्रेक आ गया, तो फिर वो टेंडम रिपीट नहीं कहलाएगा. ठीक है जी. टेंडम का मतलब है वन आफ्टर द अनदर. जैसे आप देखिए यहां पे टेंडम रिपीट आपको दिखाया गया है. और फरमाते हैं जी, इधर कलर अलग ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं. यहां पे देखिएगा ए टी जी, 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 5 बार एटीजी 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 रिपीट हुआ. अब देखते हैं नॉन टेंडम क्या होता. नॉन टेंडम में क्या हो गया बेटा, इधर देखो एटीजी एटीजी एटीजी, लेकिन यहां पे एक ये जी अलग से आ गया और फिर एटीजी एटीजी हो गया. सो दिस इज नॉन टेंडम रिपीट बिकॉज यहां पे बीच में एक पर्टिकुलर जगह पे ब्रेक हो गया वो सीक्वेंस. जो पहला वाला कंडीशन था टेंडम रिपीट, वहां कोई ब्रेक नहीं है, कॉन्टिन्यूसली वही एटीजी 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 आ रहा है. लेकिन नॉन टेंडम में ब्रेक हो गया सीक्वेंस. राइट? ठीक है. नाउ जिक्र कर रहे थे सैटेलाइट डीएनए का, वो 0.1% जो अंतर रखता है अलग अलग इंडिविजुअल्स में, जिसमें मैंने माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट बताया, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स बताए. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल क्या होना है, सुनो अब गौर से. वेरिएबल नंबर tandem repeats, these are employed in the DNA fingerprinting. Very important. This can be framed as a question कि जो DNA fingerprinting टेक्निक हम करते हैं उसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है. It is VNTR, Variable Number Tandem Repeats. यहां पे हमने दिखाया कि वो चीज 4 बार रिपीटेड है, यहां पे वो चीज 3 बार रिपीटेड है. सो एक क्वेश्चन ये हमने सॉल्व कर दिया नीट का. राइट? क्या क्वेश्चन कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या इस्तेमाल हो रहा है, VNTR. नाउ हाउ डज द डिफरेंस कम अबाउट, ये अंतर आया कैसे होगा, अलग अलग इंसानों में कैसे अंतर आया होगा इस चीज का. मतलब कहीं ना कहीं मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि वैरायटी का सोर्स क्या. आप कहेंगे सर म्यूटेशन. राइट? डीएनए में हो जाने वाले बदलाव वही तो म्यूटेशंस हैं, है ना. म्यूटेशन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, जो जेनेटिक्स में भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है एंड ऑब्वियसली इवोल्यूशन में भी. जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे ना उसमें भी म्यूटेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. म्यूटेशंस होंगे तो वैरायटी आएगी, वेरिएशंस हैं, variations provide raw material for evolution. What are variations? Small genetic differences which are found among organisms belonging to same species. उन्हें हम variations कह देते हैं. Now, इधर देखिए एक बार आपको ये ATG 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 बार बार ये रिपीटेड सीक्वेंस दिख रहा है जी भाई, 5 बार रिपीटेड सीक्वेंस है ये. अब म्यूटेशन करा देते हैं कहीं पे. एक म्यूटेशन हो जाने से, हल्की सी म्यूटेशन हो जाने से, गड़बड़ हो जाने से आप देख लीजिए यहां पे हमने एक जी और डाल दिया, तो वो जो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट था वहां पे गड़बड़ आ गई ना. अब ये टेंडम नहीं रहा, नॉन टेंडम रिपीट हो गया, है ना. अब यहाँ पे क्या था, पहले 5 बार रिपीट हो रहा था, अब हम कहेंगे कि भैया ये तो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एटीजी एटीजी एटीजी. बिकॉज 4 बार जब एटीजी 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 आएगा, उसके बाद 5वां वाला बेचारा नहीं आ पाया क्योंकि म्यूटेशन हो गया है वहां पे. सैटेलाइट डीएनए प्रोटीन्स नहीं बनाता है, ये कोड नहीं कर रहा है प्रोटीन्स के लिए, ये बात मैंने पहले बताई है ना. सैटेलाइट डीएनए में ही म्यूटेशन हुआ है, तो इसका मतलब है कि इससे कोई नुकसान वाली बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये तो किसी प्रोटीन के लिए कोड ही नहीं कर रहा है, ये तो किसी प्रोटीन के लिए कोड कर ही नहीं रहा. ठीक है जी. सो म्यूटेशन हुआ सैटेलाइट डीएनए में and it is not coding for any protein, so there will be no genetic disorder. अब ये जो म्यूटेशंस हैं ये accumulate हो रहे हैं, ये इकट्ठे होते जा रहे हैं. These mutations are accumulating over time, जैसे जैसे समय बीत रहा है, generation after generation आती जा रही है.
म्यूटेशंस एक्यूमुलेट हो रहे हैं, एग्रीड, राइट? इसी से आ जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म, वैरायटी। पॉलीमॉर्फिज्म शब्द का इस्तेमाल बायोलॉजी में कई जगहों पे हमने किया है, राइट? सो पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ्स मीन्स फॉर्म। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की बात हो रही है यहाँ पे, सो या डीएनए के पॉलीमॉर्फिज्म की। व्हाट इज दिस डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म? नोट कीजिए आप लोग भी, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, phenomena wherein DNA exhibits differences in sequences among individuals of a population। तो पॉलीमॉर्फिज्म का जिक्र होता है पॉपुलेशन में। एक पॉपुलेशन किससे मिलके बनती है? इंडिविजुअल्स से, राइट जी? इंडिविजुअल्स ने बनाई पॉपुलेशन, उन इंडिविजुअल्स के डीएनए में वैरायटी है, डिफरेंसेस हैं। दिस इज व्हाट इज द जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। So let me repeat, phenomena where DNA exhibits differences in sequences. Simple. DNA is exhibiting differences in sequences. किसने? Among the individuals of a population, right? मेरा डीएनए सीक्वेंस, आपका डीएनए सीक्वेंस, आपके साथ बैठे हुए दूसरे साथी का डीएनए सीक्वेंस, सब में अंतर है ना? तो यही है डीएनए का पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के लेवल पे हो सकता है और मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स के लेवल पे भी हो सकता है ना? सिंगल न्यूक्लियोटाइड में भी और मल्टीपल में भी। नाउ इसी का मेजर रोल रहेगा इवोल्यूशन में, इवॉल्व होना। एक कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया है, इवोल्यूशन कभी नहीं रुकता। इवोल्यूशन परफेक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रहा। इवोल्यूशन डजंट सप्लाई व्हाट एन इंडिविजुअल वांट्स। बस ये तो हो रहा है, समय के साथ साथ होने वाले बदलाव हैं। वेरी इंटरेस्टिंग इवोल्यूशन। हमेशा कहता हूं ना, नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। वेल, लेट्स कम बैक। पॉलीमॉर्फिज्म सिंगल न्यूक्लियोटाइड के लेवल पे भी है और मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स पे भी। देख सकते हैं जी यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड में कैसे, गौर फरमाइएगा। ये हमने एक सीक्वेंस लिया, एटीजी 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 एटीजी। कितनी बार रिपीटेड है जी? 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स ये सीक्वेंस रिपीटेड है। अब हमने एक न्यूक्लियोटाइड में गड़बड़ कर दी यहाँ पे। इधर देखिए जी, अब आ गया यहाँ पे जी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड गड़बड़ हो गया, राइट? सो नाउ वी हैव एटीजी 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 एटीजी, और उसके बाद ये जो है जिससे कि एटीजी होना चाहिए था, ये एजीजी हो गया है, एक न्यूक्लियोटाइड के लेवल। ऐसा मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स के लेवल पे भी हो सकता है। आप देख लीजिए यहाँ पे हमने 3 को बदल दिया, CGT कर दिया, जो हमारा ATG होना चाहिए। सो पॉलीमॉर्फिज्म मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स के लेवल पर भी देखने को मिलता है। चलो जी, बेसिक सी बात आपको समझ आ गई कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सिद्धांत क्या है, बेसिकली किस चीज को हम यहां पे यूज करेंगे। अगेन लेट मी रिपीट, जितना मैंने अभी तक आपको बताया है, उंगलियों के निशान ये सिंपल फिंगरप्रिंट्स हैं जो एक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एक इंसान की उंगलियों के निशान दूसरे से नहीं मिलते हैं, परंतु ये कोई फूल प्रूफ तरीका नहीं है। समय के साथ उंगलियों के निशान फीके भी पड़ जाते हैं, बदल भी जाते हैं, जैसे जैसे उम्र बीतती है। किसी फिजिकल डैमेज के कारण खराब भी हो सकते हैं ये उंगलियों के निशान। सो इससे बेहतर टेक्निक है डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग। दो इंसानों का डीएनए हूबहू सेम नहीं होता है। 99.9% तो सिमिलैरिटी है, परंतु 0.1% डिफरेंसेस है। पूरे डीएनए के स्ट्रैंड को देखिए, पूरे का पूरा डीएनए प्रोटीन्स के लिए कोड नहीं कर रहा। अधिकांश हिस्सा, ज्यादातर हिस्सा ऐसा है जो नॉन कोडिंग रीजन है, जहां पे रिपीटेड सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, जिसे हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। सैटेलाइट डीएनए को भी हमने क्लासिफाई करा मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट में, राइट? वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स के बारे में जाना, जिसका इस्तेमाल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होता है। म्यूटेशन आपने समझा, राइट? सिंगल न्यूक्लियोटाइड के लेवल पे या मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स के लेवल पे। अब हम आ जाते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब हमें करनी है तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे,
कैसे हमें डीएनए सैंपल कलेक्ट करना है, उसे प्रोसेस करना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक क्या है ब्लॉटिंग टेक्निक, ऑटो रेडियोग्राफी, ये सब अब हम जानते हैं। ठीक है जी। बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो हम बायोटेक्नोलॉजी में जब पढ़ेंगे ना तो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आपको। चलो जी, स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। टेक्निकली जब ये प्रक्रिया हमें करनी है तो कैसे करनी है? सबसे पहला स्टेप है डीएनए का आइसोलेशन। कैसे निकाला जाए डीएनए, कहां से लिया जाए डीएनए, क्या क्या सोर्स हो सकता है डीएनए के लिए? सुनिए जी, बायोलॉजिकल सैंपल जो हम ले सकते हैं डीएनए के लिए, बालों की जड़ें हो सकती हैं। मान लीजिए किसी क्राइम सीन पे आप पहुंचे, आपने देखा कि टूटे हुए बिखरे हुए बाल पड़े हुए हैं, तो आप वो सैंपल कलेक्ट कर लीजिए। खून के ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, ब्लड सेल्स हो सकते हैं वहां पे, है ना, खून की बूंदें हैं वो इकट्ठी कर ली। स्पर्म सेल हो सकते हैं, मान लीजिए फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है किसी फीमेल के साथ, है ना, और हमें मेल का सेमिनल फ्लूइड, सीमेन सैंपल वहां से मिल पाता है, वो इकट्ठा कर सकते हैं। सलाइवा, चीक सेल्स भी मैंने बताया था ना, इनर साइड। मान लीजिए कि कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है तो बाइट करा है किसी ने किसी दूसरे इंसान को और वहां पे वूंड है, जख्म है, तो उसका सलाइवा और उसके चीक सेल्स वहां से हमें मिल सकते हैं। सैंपल्स कंटेमिनेटेड भी हो सकते हैं, वो सब चीजें भी हम देखेंगे आगे, उसका भी हमें खास ध्यान रखना होता है। तो ये बायोलॉजिकल सोर्सेज है जहां से हमने डीएनए ले लिया। चलो जी देखिए अब हमें करना क्या होता है बेसिकली। मान लीजिए कि किसी का मर्डर हुआ है ना, आप एक फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं, आप क्राइम वाले सीन पे पहुंचे, आपने पूरा मुआयना करा, बड़े गौर से एक एक चीज को देखा छाना सब कुछ, और जो जो सैंपल्स आप वहां से कलेक्ट कर पाए आपने करे। आपको मान लीजिए वहां पे क्राइम सीन पे हेयर रूट मिल गए, आपको बाल मिले, बाल में नहीं कि सिर्फ ऊपर का टूटा हुआ हिस्सा मिले, उससे फायदा नहीं है ना। हमें तो सेल चाहिए, सेल का न्यूक्लियस चाहिए, तभी तो डीएनए निकलेगा। तो बालों की जड़ें होनी चाहिए। मान लीजिए लड़ाई झगड़े करते समय किसी ने बाल खींचे हैं किसी के और वो हमें टूटे हुए मिल गए वहां पे, वो आपने इकट्ठा कर लिया। और अब जो है हमें शक है, मान लीजिए कोई दो लोग ऐसे हैं, मान लो उस बिल्डिंग में कोई गार्ड थे या उस बिल्डिंग में काम करने वाले कोई कर्मचारी थे जिसपे आपको शक है, तो हमें वो जो सस्पेक्ट वन होगा उसके भी हेयर रूट सैंपल लेना पड़ेगा भाई, है ना। पुलिस भी आ जाएगी उस जगह पे, बिकॉज ये मेडिको लीगल केसेस हो जाएंगे। सो वहां पे हम सस्पेक्ट वन से भी लेंगे सैंपल, हमें सस्पेक्ट टू से भी लेना पड़ेगा, राइट। फिर ये सारी प्रक्रिया करी जाएगी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, और फिर हम मैच करके देखेंगे कि क्राइम सीन से जो डीएनए प्राप्त हुआ वो मैन वन या मैन टू किसके साथ मैच कर रहा है। वो पूरा प्रोसीजर मैं आपको समझाऊंगा आगे कि कैसे करना है। ठीक है जी, डीएनए हमने आइसोलेट कर लिया, ठीक है। डीएनए आइसोलेट करने का भी बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। डीएनए आप एनिमल सेल से ले रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटाना पड़ेगा, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटेगी सेल्स की, कैसे डीएनए निकलेगा, कितने एंजाइम्स, क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी है, दैट इज टोटली अ सेपरेट थिंग। तो आप सिंपली जान लीजिए कि बस हमने कर लिया डीएनए आइसोलेट। सेकेंड स्टेप, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस एंजाइम्स होते हैं। मान लो जी भाई ये डीएनए, हमें इसके छोटे टुकड़े काटने पड़ेंगे। सो एंडोन्यूक्लियेसिस, जिसमें खास तरह के एंडोन्यूक्लियेसिस एंजाइम्स हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस, मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं उन्हें। एक तरह से कैंची की तरह हमने उसे इस्तेमाल करा डीएनए को काटने के लिए। सो द सैंपल डीएनए इट कैन बी एम्पलीफाइड। अगर हमें मान लो बड़ी कम मात्रा में मिला है, वहां पे सिर्फ खून की 2-4 बूंदें ही थी भाई, उसमें तो डीएनए बड़ा कम मिलेगा, उसे एम्पलीफाई करना है तो हमारे पास उसके लिए भी टेक्निक है, पीसीआर। पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बायोटेक्नोलॉजी में इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि डीएनए सैंपल को एम्पलीफाई अगर करना है तो हम पीसीआर टेक्निक यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से ऐसा कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर्स मैंने किसको कहा था भाई? मैंने कहा था इन एंजाइम्स को। आप भी नाम लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। विच एंजाइम्स आर यूज्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या इन बायोटेक्नोलॉजी?
तो वो है जी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, याद रहेगा, ठीक है जी। सो कैंची की तरह है, इन्होंने डीएनए को खास खास जगहों से काट दिया, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रक्रिया भी बायोटेक्नोलॉजी में डिटेल में बताऊंगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने करना क्या है जी, इधर देखिए, ये पूरा सेटअप होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस का। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इसमें ना हम एक जेल इस्तेमाल करते हैं, एगरोस जेल। सीवीड्स होती है ना, जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, सीवीड से एगरोस जेल जो है हमें मिलता है ना। एक ट्रे होती है, उसमें एगरोस जेल हमने भर दिया। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और हमने पूरे सेटअप को सेट कर दिया ऐसे, इलेक्ट्रोड्स जो लगा दिए, कनेक्शंस बना दिए ना। डीएनए पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? डीएनए पे चार्ज याद है, इज इट नेगेटिव और इज इट पॉजिटिव? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट से आपको क्लू मिल जाएगा, इट्स नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है जी। सो होता क्या है, इस इलेक्ट्रोफोरेसिस का ये जो हमारा ट्रे है, इसमें ये छोटे छोटे निशान दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे ये वेल बने होते हैं, वेल कह देते हैं, कुआं जिसे कहते हैं ना, छोटे छोटे गड्ढे बने हुए हैं। इसमें हमने डीएनए का सैंपल लोड कर देना है। ध्यान से देखो, हमने वो जो डाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, जो मॉलिक्यूलर सीजर्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने काट लिया, फिर हमारे पास ये एक बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड पिपेट जैसी चीज होती है, इसमें फिल करा, और वो जो वेल्स हैं उसमें ड्रॉप 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 करके हमने वो लोड कर दिया। इधर देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है ना नेगेटिव चार्ज है, इधर है जी पॉजिटिव। तो यहाँ पे इन वेल्स में हमने डीएनए को लोड करना है, ठीक है। ये देखिए जी, दिख रहा है आपको, ड्रॉपर से ऐसे हम लोड कर रहे हैं, राइट। सी वाले सेक्शन में जो हमने लिया, दैट इज द क्राइम सीन डीएनए। क्राइम सीन से जो हमने डीएनए सैंपल कलेक्ट करा था, इसमें हमने पहले वेल में वो डाल दिया, सी लिख दिया इसको। ये देखो जी, जो लोडेड था, इधर देखो, पहले ये देखेंगे ब्लू कलर यहाँ पे लोडेड है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा वो ब्लू कलर हमने उस वेल में ड्रॉप कर। नेक्स्ट, ए सस्पेक्ट 1, उस क्राइम सीन में जिस पे हमें शक है, मान लो कोई गार्ड है बिल्डिंग का, हमें उस पे शक है, उसका डीएनए सैंपल लेके उसे भी सेम तरह से प्रोसेस करा, डाइजेस्ट करा, उस पिपेट में लोड करा है, और उसको भी हमने इसमें डाल। नंबर 2 पे भी आ गया जी, उसको ए कह दिया हमने इंडिविजुअल को। अब फिर ऐसा ही हमने बी के लिए किया, सस्पेक्ट 2। हो सकता है आपको 2 से ज्यादा लोगों पे शक हो, इसके लिए आप 4, 5, 6, 7 कितने लोग भी ले सकते हैं, तो डिपेंड करता है। हमें तो सबका डीएनए मैच करके देखना पड़ेगा भैया, किसका डीएनए मैच कर जाए उसके साथ, ठीक है जी। सो ये देखो, तीसरा वाला भी हमने लोड कर दिया। जब लोड कर दिया हमने उस इलेक्ट्रोफोरेसिस इंस्ट्रूमेंट में, एगारोस जेल में, फिर हमने स्विच ऑन जब करा, थोड़े समय बाद हम देखेंगे कि डीएनए की ये टुकड़े जो है, सेगमेंट्स जो है, ये मूव करने लगते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये बढ़ रहे हैं। ये रहा नेगेटिव, ये रहा जी पॉजिटिव टर्मिनल, आप देख पा रहे हैं। अब ये टुकड़े जो हैं, ये साइज के हिसाब से मूव कर रहे हैं। एगारोस जेल पोरस होती है, तो समझ लो उन पोर्स के थ्रू ये आगे 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 बढ़ने लगते हैं। ये खुद नेगेटिवली चार्ज है, सामने की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो बढ़ते जाएंगे। जो टुकड़े छोटे होंगे, हल्के होंगे, वो फटाफट फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे। जो हल्का है वजन में, मान लो भैया तेजी तेजी से आगे बढ़ गया। जो भारी भारी टुकड़े हैं वो पीछे रह जाएंगे। सो आपने देखा एक पर्टिकुलर पैटर्न में ये आगे आगे बढ़ते गए, सी ए बी तीनों में दिख गया आपको जी, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये डीएनए हमें ऐसे तो दिखेगा नहीं भाई, डीएनए कोई हरे पीले नीले रंग का तो नहीं है कि ऐसे देखेंगे तो दिख जाएगा। अब सवाल ये है कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, अब आप इससे पहले सिंगल स्ट्रैंडेड कर दो, इसे तोड़ दो, तो डीएसडीएनए, व्हाट डज दिस डीएस स्टैंड्स फॉर? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसको हमने हीट ट्रीटमेंट किया, या हमने पर्टिकुलर तरह के एजेंट्स के साथ रिएक्ट कराया, और इन 2 स्ट्रैंड्स को हमने खोल दिया, ठीक है। समझ लो कि अनवाइंड कर दिया हमने, ये राज। तो ये एस एस डीएनए हो गया। पहले डीएस था, डीएस स्टैंड्स फॉर डबल स्ट्रैंडेड। अब आपके पास आ गया सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब हमने क्या करना है भाई, अगला स्टेप आ जाएगा, दैट इज सदर्न ब्लॉट।
सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले था नंबर 1 डीएनए का आइसोलेशन, नंबर 2 रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन बाय एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस जो कि मॉलिक्यूलर सीजर्स है। तीसरा स्टेप इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला जो अभी बताया। चौथा सदन ब्लॉटिंग। अब क्या है जी ये सदन ब्लॉट? इधर देखो, जो एगारोस जेल पे हमें वो स्ट्रैंड्स नजर आ रहे हैं डीएनए के, हमें अब इसे शिफ्ट करना पड़ेगा एक नाइट्रोसेलुलोज पेपर शीट पे, राइट, या एक मेम्ब्रेन कह दीजिए। द सेपरेटेड स्ट्रैंड्स आर ब्लॉटेड और ट्रांसफर्ड टू अ मेम्ब्रेन। उसे दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया हमने, क्योंकि उसी जेल के थ्रू हम उसे नहीं देख पाएंगे, हमने ट्रांसफर कर दिया। वो नायलॉन की मेम्ब्रेन हो सकती है, नाइट्रोसेलुलोज हो सकता है, राइट जी, दिखा है आपके सामने, देख पा रहे हैं हम। तो हमने समझ लो इसका छापा लगा दिया इसके ऊपर, इसको दूसरे पे हमने शिफ्ट कर दिया, तो बैंड्स हो गए जी ट्रांसफर हमारी नाइट्रोसेलुलोज शीट पर। देख पा रहे हैं क्लियरली? पीछे दिखाऊं एक बार, ये रही हमारी वो एगारोज जेल जिसके ऊपर ये पैटर्न था, इसको हमने यहां पे शिफ्ट कर दिया है। सो द बैंड्स दे आर ट्रांसफर्ड इन दिस वे। सीक्वेंस वाइज CAB क्राइम सीन वाला, सस्पेक्ट A का और सस्पेक्ट B का। नेक्स्ट इज द हाइब्रिडाइजेशन। अब ये हाइब्रिडाइजेशन से क्या मतलब है? डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को जो हमने अलग करा था, अब उसे किसी एक चीज के साथ हम जोड़ने जा रहे हैं, हाइब्रिड बनाने जा रहे हैं। इधर देखिए क्या है, किससे करेंगे हाइब्रिडाइजेशन? रेडियो लेबल्ड प्रोब और अ शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस। ये प्रोब क्या है? डीएनए का एक छोटा सीक्वेंस जो हमने आर्टिफिशियली बनाया, कॉम्प्लीमेंट्री टू द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट और VNTR is introduced into the membrane. VNTR वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट का ही तो खेल था। सो मैंने डीएनए के दो स्ट्रैंड अलग करे थे, मैं इन्हें देखना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा? डीएनए के एक स्ट्रैंड पे जो सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेसिस का, मैं एक रेडियो लेबल्ड अपना आर्टिफिशियल प्रोब एक टुकड़ा बनाऊं और वो इसके साथ जोड़ूं। अलग मैंने इसीलिए स्ट्रैंड करे थे ताकि मैं जो अलग से टुकड़ा उसमें डालूंगा उसके साथ पेयर कर जाए, जुड़ जाए। और मैंने जो टुकड़ा अलग से डालना है डीएनए का शॉर्ट सीक्वेंस प्रोब, वो रेडियो लेबल्ड होगा, तभी मैं उसे देख पाऊंगा, रेडियो एक्टिविटी होगी उसमें। ठीक है जी, रिपीट करूं, रेडियो लेबल्ड प्रोब or a short DNA sequence which we have designed artificially, and it is complementary to the desired DNA fragment. Complementary है, that is introduced into the membrane, right? So ये रहा हमारा VNTR specific probe, variable number tandem repeat specific probe। अब हम इसको जब इस शीट में डालेंगे, ठीक है, इधर देखिए जी, वापस चलते हैं। C देखा आपको, VNTR ये डाले हमने, वो जुड़ गए सिलेक्टेड जगहों पे जाकर के, कैन यू सी, राइट? फिर से वापस चले, ये रहा हमारा VNTR स्पेसिफिक प्रोब एंड नाउ सी, ये जुड़ गए इसके साथ, ठीक है जी। सो ऑल VNTRs आर लेबल्ड, तो हमने लेबलिंग कर दिया ताकि हम उन्हें पहचान पाए, और जो अनअटैच्ड होंगे, जो नहीं जुड़ पाए, उनको हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं वहां से। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी के जरिए जहां जहां वो रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड्स जुड़े हैं हमारे उस नाइट्रोसेलुलोज शीट पे, उन छोटे छोटे टुकड़ों के साथ हम उन्हें देख पाएंगे एक्सरे स्कैन के जरिए। रेडियो एक्टिविटी है वहां पे, तो एक्सरे स्कैन के जरिए हमें वो क्लियरली नजर आ जाएंगे, राइट जी, ठीक है जी। सो इट अपीयर्स लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। देखिए विजिबल VNTR बैंड्स, ये रहे जी विजिबल VNTR बैंड्स, दिस इज हाउ दे लुक लाइक। CAB, अब आप कंपेयर करके देखो कि जो क्राइम सीन पे है, गौर से देखना जरा, क्राइम सीन पे नंबर 1 वाले कॉलम में जो आपको दिख रहे हैं बैंड्स, उसको A और B के साथ कंपेयर करो और बताओ कि किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है उसका, A के साथ या B के साथ। क्लियरली दिख रहा है तो यहां पे यू कैन सी दिस थिंग वेरी क्लियरली कि C वाला एग्जैक्टली मैच कर रहा है B के साथ। तो क्राइम सीन C से कलेक्ट किया गया जो सैंपल है वो B के साथ मैच कर रहा है, जो B सस्पेक्ट है, राइट?
सो पढ़ते हैं जी. बैंडिंग पैटर्न इज यूनिक टू एन इंडिविजुअल. ये जो बैंड्स आए ये यूनिक है हर इंडिविजुअल के लिए. देयरफॉर since C and B are identical, C and B are identical, so obviously you can understand कौन है culprit. A वाला निर्दोष है, उसके बैंड तो मैच नहीं कर रहे उस डीएनए के साथ, तो B वाले के कर रहे हैं, तो B वाला जो है वही culprit है. So let's look at how this looks at the chromosome level. एक बार देखें कि अगर हम क्रोमोसोम्स के लेवल पे चलें तो वहां पे ये बैंड्स हमें किस तरह से नजर आते हैं. नाउ लेट्स यूज कलर्स टू शो द ओरिजिन ऑफ द बैंड्स. अब हमने यहाँ पे ना कलर्स यूज कर दिए अलग अलग. रेड कलर दिखा दिया, उसके बाद हमने नेक्स्ट बैंड को येलो कर दिया, उससे आगे जो बड़ा है उसको हमने ब्लू कर दिया है. अलग अलग कलर्स हमने दे दिए हैं. क्रोमोसोम्स के लेवल पे देखें भाई, अल्टीमेटली डीएनए कहाँ है? क्रोमोसोम्स में तो है. ह्यूमंस में हम कहें 2n = 46, तो हमारे क्रोमोसोम्स में तो है डीएनए. सो देखिए जी ये किस तरह से हमें नजर आ रही है ये चीज. सी दिस इज क्रोमोसोम नंबर 7 और क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं, होमोलोगस होते हैं. पैटर्नल क्रोमोसोम, मैटरनल क्रोमोसोम है ना. पैटर्नल मतलब फादर से, मैटरनल मतलब मदर से. दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 16, राइट. सो इस तरह से क्रोमोसोम्स पे ये बैंड्स नजर आते हैं, राइट. ठीक है जी, क्लियर है? दिख रहा है कितनी खूबसूरती से दिखाया गया अलग अलग क्रोमोसोम्स का. नंबर ऑफ VNTRs मतलब वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स. दिस इज द क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ द क्राइम सीन and this is the chromosomal pattern of the suspect B. Okay, now applications कहाँ कहाँ है जी इस चीज की? ये जो इतनी हमने टेक्निक पढ़ी है, मैंने आपको पहले भी बताया कि पैटर्निटी मैटर्निटी टेस्टिंग, मान लीजिए कि देयर इज अ लेडी, शी हैज अ बेबी, राइट, और वो किसी भी XYZ पर्सन के लिए कह रही है कि इस बच्चे का पिता जो है दिस पर्सन X है, बट वो बंदा रिफ्यूज करता है कि नहीं मैं इस बच्चे का पिता नहीं हूं. सो हमें फिर डीएनए मैचिंग करना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि उसका पिता कौन है. इज इट क्लियर जी? देन क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एंड फॉरेंसिक्स में तो है ही है कि कहीं भी कोई क्राइम होता है, चोरी होती है, मर्डर होता है, वहां पे भी हम जान पाएंगे. एंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए हर इंसान का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो पैटर्न है वो सबका अपना यूनिक होता है. ओके, ठीक है जी. सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक आपको समझ आई, इसका बेसिक सिद्धांत समझ आया. जो जो की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट करे हैं ना, रिवाइज जरूर कर लेना. क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना इससे रिलेटेड, अच्छा लगेगा आपको जब क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे. एंड एक चीज और ध्यान रखना, बायोटेक्नोलॉजी जब हम पढ़ेंगे ना, दोबारा से कई कंसेप्ट्स जो यहाँ पे यूज हुए वो रिपीट होंगे. डीएनए आइसोलेट कैसे करना है, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या है, ये सारी चीजें मैं फिर से बताऊंगा बायोटेक्नोलॉजी में. आज के लिए इतना ही. मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं, आपको नमस्कार कहता हूं जी, ढेरों गुड विशेस देता हूं. पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड ऑलवेज रिमेन फोकस्ड फॉर योर डेस्टिनेशन एंड डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, राइट. नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल.